मेरी माँ एक ऑफिस में जॉब करती थी और मेरे बाबा नहीं थे, इसलिए उन्हें माँ और बाप दोनों बनना पड़ा था। इसलिए उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता था कि मुझे वक्त दे सके। वो मेरी ज़रूरतें पूरी करती थी लेकिन वक्त नहीं देती थी, और शायद यही कमी थी, मैंने लड़कों से दोस्ती शुरू कर दी। पाप पुण्य का तो उस वक्त पता ही नहीं था, इसलिए सारी हदें पार कर दी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैं अपनी माँ को किसी तरह नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो ये सुनकर तो मेरा स्कूल ही छुड़वा देती। वो मेरी दोस्त थी जिन्होंने मुझे गलत रास्ता दिखाया था। जब मैंने उन्हें ये बताया तो उन्होंने कहा कि उसका एक ही हल है, तुम अब किसी हॉस्टल में चली जाओ, क्योंकि मेरा मैट्रिक पूरा हो चुका था और आगे मुझे किसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना था। इसलिए मैंने एक दूसरे शहर के नामी गिरामी कॉलेज में अप्लाई कर दिया और वहाँ मुझे एडमिशन भी मिल गया। इस तरह मैंने दूसरे शहर में हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे कहती कि आके मुझसे मिल जाओ, लेकिन मैं हमेशा यही कहती रहती कि मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल है, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती। इस तरह तकरीबन मैंने सारे दिन हॉस्टल में ही गुजार दिए। मेरे साथ मेरी वहाँ की एक दोस्त थी और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे को रात को ही मैंने उठवाकर कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया और कुछ दिनों में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई, तो मैं वापस घर आ गई। मुझे लगता था कि मेरी माँ को तो किसी बात का पता ही नहीं चलेगा, और शायद ये सच भी था, और यूं एक बहुत बड़ा पाप खामोशी से ढक गया था। कभी कभार मुझे उस बच्चे के बारे में याद आती, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि उस वक्त मैं खुद बच्ची थी। ममता और इस तरह की चीज़ों के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था। जिसका वो बेटा था, मैंने उसे भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन उससे दोस्ती खत्म कर दी थी। इसके बाद मैं इतना डर गई थी कि मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं की और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई और मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने के साथ ही मेरी माँ की पेंशन शुरू हो गई। मैंने उनसे भी कहा कि वो शहर छोड़कर मेरे पास आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ भी किराए के घर में रहते थे, इसलिए मेरी माँ भी मेरे पास आ गई। मैं खुद नौकरी करती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं वक्त से पहले अपने घर की हो जाऊं, लेकिन मैं तो मर्द के नाम से भी दूर भागती थी। उसकी वजह माँ ये समझती थी कि शायद सारी जिंदगी मैंने कोई मर्द अपने घर में नहीं देखा, इसलिए ऐसा है। वो मुझे बैठाकर समझाती रहती, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा था ये तो उन्हें पता ही नहीं था। मैं 30 की उम्र क्रॉस कर चुकी थी और मेरे साथ पढ़ने वाली, मुझे गलत रास्ता दिखाने वाली मेरी सारी दोस्त अपने घर की हो चुकी थी और एक दो बच्चों की माएँ भी बन चुकी थी। जब मैं उनके हाथ में उनके बच्चे देखती तो मुझे अपना बेटा याद आता था, लेकिन शायद वो तो उस वाक्य को भूल ही गई थी, क्योंकि किसी ने भूले से भी जिक्र नहीं किया था उस बच्चे का। या शायद मेरी तरह उनके दिल में भी ये यकीन था, कूड़े के ढेर पर पड़े हुए उस बच्चे को जानवर खा गए होंगे और उसका कोई नामो निशान भी नहीं बचा होगा। माँ अब बीमार रहने लगी थी और वो हर तरह से वक्त पर मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो किसी भी वक्त मर सकती है, क्योंकि उनको बीमारी ही ऐसी लगी थी। उनको कैंसर था और वो भी आखिरी स्टेज पर। और ये बात तो मैं भी जानती थी कि उनके पास बहुत कम वक्त है। वो जिस लड़के को मेरे पास लेकर आती मुझसे मिलवाने के लिए, मैं या तो उससे ऐसा बिहेव करती कि वो लड़का खुद मना कर देता, और या फिर मैं उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी निकाल देती कि माँ खुद शादी से मना कर देती। अब माँ को भी मेरे इस तरीके का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछे बगैर शादी की तैयारी शुरू कर दी और मुझे भी अपनी बीमारी से ब्लैकमेल करके शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैं भी माँ की मोहब्बत के हाथों मजबूर थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी साधारण तरीके से हुई और मैं सिर्फ इस डर में थी कि ये शादी होने से पहले ही कहीं टूट ना जाए, क्योंकि मुझे वक्त ने सिखा दिया था कि जब बेटियां कोई गलती करके घर आती है तो माँ को पता चल जाता है, लेकिन वो खामोश रहती है। और फिर यही बेटियां जब ब्याही जाती है तो शादी की पहली रात ही उनके पति को पता चल जाता है, और फिर वो कभी भी खामोश नहीं होता। और चाहे वो पाप किए कितने ही साल गुजर चुके हों, वक्त पलट कर जरूर आता है और फिर जिंदगी तबाह हो जाती है। मुझे यही डर था जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के दिन मैंने खुद को धमाके के लिए तैयार कर लिया था कि अगर पति ने इस तरह का कोई सवाल किया तो मैं उसे साफ जवाब दे दूंगी। इसके बाद अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत तो थी कि मैं सारी जिंदगी अकेली गुजार सकती थी। शादी की रात मुझे मेरा पति एक अपार्टमेंट में लेकर आया। मैं तो उससे मिली भी नहीं थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी सिवाय नाम के, और वो भी मुझे शादी के वक्त पता चला था। इसलिए मुझे हैरत हुई कि ये मुझे घर लेकर जाने की बजाय मुझे यहाँ क्यों लाया है,
लेकिन खामोश रही, क्योंकि मेरे साथ उसके कुछ दोस्तों की पत्नियां थी और उन्होंने मुझे कमरे में पहुंचाया था, जो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आने वाले वक्त से डर रही थी और ये सोच रही थी कि अगर मेरा डर सही निकला और इस आदमी ने मुझे छोड़ दिया तो न जाने मेरी माँ पर क्या बीतेगी। पहले तो सिर्फ एक फिक्र थी कि बेटी की शादी नहीं हो रही। अगर मैं तलाक का दाग लेकर घर चली गई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। मैंने सोच लिया कि अगर इसने मुझसे तलाक ले भी ली तो भी मैं माँ को पता नहीं चलने दूंगी। इस इंसान को किसी तरह भी मना लूंगी कि कुछ दिनों माँ के सामने इस सब का नाटक कर ले, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरी माँ की जिंदगी से जवाब दे दिया था और अब ये एक हकीकत थी कि किसी वक्त भी वो मर सकती थी। ये सारी बातें तो मैं सोच रही थी, वो क्या कहेगा ये पता नहीं था। इसी वक्त दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में आया। मैं आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगी। उसने मेरा घूंघट उठाया और मेरी नजर उस पर पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं उसी बिस्तर पर लेटी थी। वो मेरे पास बैठा था। कमरे में डॉक्टर भी था। मुझे होश में आते देखकर डॉक्टर तो अपना बैग उठाकर चला गया। मेरा पति उसे छोड़ने के लिए गया तो मैंने उठकर फौरन अंदर से दरवाजे को लॉक लगा दिया। मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा पति है, और ये हो भी कैसे सकता था, मैं नहीं जानती थी। मेरी माँ ने बगैर बताए मेरी शादी की है, लेकिन वो तो मेरे बारे में जानता होगा। वो कैसे मुझसे शादी के लिए हामी भर सकता है। मैं बैठकर यही सोच रही थी और लगातार रोए जा रही थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता मैं उसको मना लेती, लेकिन इस व्यक्ति को तलाक न लेने के लिए राजी करना तो एक तरफ, मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाह रही थी और मैं कर भी नहीं सकती थी। मेरे पास बोलने को कुछ था ही नहीं और मुझे यकीन था कि अब अगर उसे मेरे बारे में पता नहीं था तो मुझे देखने के बाद किसी हाल में मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इतने में दरवाजा बजने की आवाज आई। वो मुझे दरवाजा खोलने को कह रहा था। जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उसने बाहर की चाबी से खुद ही खोल लिया और अंदर आ गया था। तो ये बचकाना हरकत दरवाजा बंद करने वाली तुमने क्यों की? क्योंकि मैं जानती थी कमरे की चाबी उसके पास भी होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए बस उससे छुपना चाहती थी। वो मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा कि मुझे देखकर हैरान हो रही हो। मैंने कहा क्या मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तो परेशान होना चाहिए। मेरे साथ क्या होगा? उसने कहा कि जो होगा अच्छा होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो और बस रेस्ट करो। ये कहकर वो कमरे में चला गया, बल्कि इस कमरे से क्या इस फ्लैट से ही निकल गया और मैं वहां उसके फ्लैट में अकेली रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो बंदा मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि कल ही हमें माँ की तरफ वापस जाना था। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? ये मुझसे कोई बात किए बगैर ही निकल गया था। वो सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरी। दूसरे दिन सुबह वो वापस आया तो उसके साथ उसके कुछ दोस्त और उनकी पत्नियां भी थी और एक ब्यूटिशियन थी, और वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो मुझसे बहुत खुश है। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेती मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती थी। उसने कहा कि ये ब्यूटिशियन है, जल्दी से कपड़े बदल लो ताकि ये तुम्हें तैयार कर सके। आज हमारी शादी की खुशी में एक पार्टी है। मेरे पास इसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैं शोर मचाती तो इसके दोस्तों को भी ये बात पता चल जाती, और फिर एक तरफ उसकी चाल ठीक लगी कि वो बस खामोश ही रहना चाहता है। शायद वो भी मेरी माँ की बीमारी के बारे में जानता था और उनकी बीमारी तक ये सारा नाटक करना चाहता था। इसलिए मैंने भी खुद को संतुष्ट जाहिर किया और तैयार होने लगी। तैयार होकर जब हम लोग हॉल में पहुंचे तो मेरी माँ भी वहां पहुंच गई थी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी और वो भी इस तरह पूरे हॉल में घूम रहा था जैसे वो इस शादी से बहुत खुश हो। मैं उस जैसी एक्टिंग तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वैसे भी वहां मेरी जान पहचान वालों में मेरी कुछ दोस्तें और सिर्फ मेरी माँ थी, इसलिए मुझे ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत भी नहीं थी। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे फिर से फिक्र शुरू हो गई। अब मुझे दोबारा इसी घर में जाना पड़ेगा, लेकिन माँ ने बताया कि आज मैं उनके साथ जा रही हूँ क्योंकि ये रस्म होती है। मुझे पता नहीं था, लेकिन दिल ही दिल में इस रस्म बनाने वाले को ढेर सारे आशीर्वाद दे डाले और खुशी खुशी माँ के साथ उनके घर चली गई। वहां जाकर तो मैं सो गई। माँ मुझसे सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनको संतुष्ट कर दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाहती हूँ। वो रात अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सुकून से गुजरी, लेकिन सुकून तो तब खत्म हुआ जब दूसरे दिन दोपहर को वो मुझे वापस लेने आ गया। माँ के सामने जाने से मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसके साथ चली गई।
सारा रास्ता हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हम कहीं से भी नया शादीशुदा जोड़ा नहीं लग रहे थे। हम जब फ्लैट में गए तो मैंने उसे कहा कि चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। क्या तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना है? और तुमने मुझे पहचान लिया है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि वो हर चीज की वजह सिर्फ इस शर्त पर बताएगा कि मुझे उसकी सारी बातों पर यकीन भी करना होगा और उन्हें स्वीकार भी करना होगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उसकी बातों पर यकीन करूं। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो जो भी कहेगा मैं उस पर यकीन करूंगी। लेकिन अब मुझे बताइए कि सब क्या है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही लड़का था जिसने स्कूल के दौर में मेरे साथ वो सब किया था। और उस वक्त वो भी मेरी ही उम्र का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और शायद मेरे बच्चे का बाप भी था। मैंने सोच लिया कि मैं इसे अपने बच्चे के बारे में भी बता दूंगी, लेकिन पहले मैं इसकी तरफ की कहानी सुनना चाहती थी। इसने बताया कि वो वक्त जब उन लोगों से गलती हुई थी उसे भी अच्छी तरह याद है, लेकिन वो भी उस वक्त नाबालिग सा लड़का हुआ करता था और उसे पता ही नहीं था कि वो लोग कितना बड़ा पाप कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं अचानक से गायब हो गई तो उसने मुझे ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मैं उसे ना मिली तो उसे लगा कि मैं उसको भूल गई होंगी और कोई नया दोस्त बना लिया होगा। इसलिए वो भी अपनी जिंदगी में मग्न हो गया, लेकिन वो मुझे बोल नहीं सका। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में कोई भी लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती तो इसे मैं याद आती, इसलिए इसने किसी से भी दोस्ती नहीं की। वो जो बचपन की दोस्ती थी वो सचमुच प्यार में बदल गई थी और ये सच में ही मुझसे प्यार करने लगा था। और वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए यूनिवर्सिटी के बाद उसने मुझे तलाश करना शुरू कर दिया। और उससे पहले कि वो अपने सारे काम छोड़कर मुझे ढूंढता, एक हादसे में उसके दोनों माँ बाप मर गए और ये सब कुछ भूल गया। लेकिन इसे जल्दी इस सदमे से निकलना पड़ा, क्योंकि बाप के बिजनेस पार्टनर ने बिजनेस में धोखा देना शुरू कर दिया था। इसलिए इसे फौरन सब कुछ संभालना पड़ा, लेकिन इतनी जल्दी घर संभालना बहुत मुश्किल था। इस सब में इसे बहुत साल लग गए और जब वो स्टेबल हुआ तो मुझे ढूंढने का सिलसिला दोबारा शुरू किया। उसे यकीन नहीं था कि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ, लेकिन एक पार्टी में उसे हमारे कुछ पुराने दोस्त मिल गए जिनकी वजह से हमारी दोस्ती हुई थी। जब मैंने उनसे तुम्हारे बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये कि तुम अभी तक गैर शादीशुदा हो। मैं चाहता तो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा हाथ मांग सकता था, लेकिन मुझे पता था कि तुम कभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए मैंने अपने प्लान से तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए कोशिश कर रही है तो मैं उन तक पहुंचा और उन्हें सारी हकीकत बताई कि मैं बचपन में तुम्हारा दोस्त था और अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए तुमसे मिले बगैर अचानक शादी कर दी जाए। मुझे तुमसे मिलने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं तैयार हो गया और इस तरह हमारी शादी हो गई। इस दुनिया में अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हें बाकी तो मेरे बारे में सब पता चल गया है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि हम दोनों का एक बेटा भी था। उसे मुझे अपनी माँ से भी छुपाना पड़ा था। मैंने उसे पैदा करके कूड़े पर फेंक दिया था और इसी वजह से मैं वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो गई। वो तो ये सुनकर हैरान रह गए और कहा तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन इसको बताने का कोई फायदा नहीं होना था। वो क्या कर सकता था, ये सारी बातें मैंने इसे बताई तो वो भी खामोश हो गया, लेकिन वो चाहता था कि उस बच्चे को ढूंढे। मैंने कहा कि अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं, कम से कम 17 साल। अगर वो जिंदा होता तो कभी तो सामने आता। वो एक दिन का बच्चा था और कूड़े के ढेर पर जानवरों ने उसे खा लिया होगा। उसने कहा कि नहीं, हमें कम से कम एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन मैंने हामी भर ली कि मैं उसका साथ जरूर दूंगी। अगले दिन ही हम लोग उस इलाके में वापस गए जहां मैं अपनी औलाद को फेंक आई थी। वहां पता करने से लोगों ने बताया कि ये सुनसान इलाका है, यहाँ लोग बहुत से बच्चे फेंक कर जाते हैं। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जिंदा भी होगा या नहीं, किसी ने उसको उठाया है या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है। बात तो सही थी, लेकिन दिल में अब उम्मीद जागी थी कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा, इसलिए अब सुकून नहीं आ रहा था। मैंने और मेरे पति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरीके से इस बारे में जानकारी मिल जाए। इतने साल गुजर जाने के बाद ये सोचना भी सपना ही था। जब हम लोग हर तरफ से मायूस हो चुके थे तो मैंने अपने पति से कहा कि हमें इसको भूल जाना चाहिए। वो किसी तरह भी उसे भूलने पर तैयार नहीं थे। उन्हीं दिनों माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और सब कुछ भूल भाल कर हम उनकी सेवा करने लगे, लेकिन शायद उनका वक्त पूरा हो गया था, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इस दुनिया में अकेली हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये हकीकत स्वीकार करनी थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद कुछ तबीयत संभली तो मुझे याद आया कि घर तो किराए का है, इसलिए मुझे यहाँ से माँ का सामान निकालना होगा। मैंने अपने पति से कहकर फर्नीचर वगैरह बिकवा दिए और उसके पैसे गरीबों में बांट दिए। माँ के कपड़े भी गरीबों में बांट दिए, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत सी चीजें रख ली थी। उनमें एक पर्स था जो बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन मुझे याद था कि जब मैं छोटी सी थी तो पर्स माँ ने उस वक्त किसी मॉल से खरीदा था और ऑफिस में किसी खास मौके पर वो ये लेकर जाया करती थी और अपनी सारी जरूरी चीजें इसी में रखा करती थी, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं दिया था। कुछ दिन गुजारने के बाद जब मेरी हालत कुछ बेहतर हो गई तो मैं वो पर्स खोलकर बैठ गई। उस पर्स में बहुत सी यादें थी, मेरी बचपन की, माँ की जवानी की, मेरे बाबा की बहुत सी चीजें उसमें रखी थी। उसमें एक लिफाफा भी था जो बंद था, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मुझे लगा मेरा नाम लिखा है, इसमें मेरे बचपन की यादें होंगी, इसलिए मैंने खुशी खुशी वो लिफाफा खोला और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे लगा मुझसे बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ को भोली भाली और बेखबर समझती रही और मुझे लगता था कि वो मेरे राज को नहीं जानती है, लेकिन वो मेरे सारे राजों को जानती थी। उसमें वो रिपोर्ट थी जिसमें पहली बार मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और लिफाफे के अंदर ही वो लेटर रखा था, लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया था, जिसमें मैंने खुद स्वीकार किया था कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, उसमें एक लड़के की बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें भी थी और उसके साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी थी, जिससे जाहिर होता था कि वो मेरा बेटा है। हम जिसको इतने साल से ढूंढ रहे थे उसके बारे में माँ सब कुछ जानती थी। मैंने फौरन अपने पति को आवाज दी और उसे ये सारी बातें बताई। वो भी ये सुनकर हैरान रह गए। हमारे पास बहुत से सवाल थे कि मेरी माँ को ये सब कैसे पता चला, और वो तो हमारे सवालों के जवाब देने से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन इसी लिफाफे में मौजूद एक लेटर में वो हमारे बहुत से सवाल क्लियर कर गई थी, और वो लेटर भी मेरे ही नाम लिखा था और उन्हें पता था कि उनकी मौत के बाद ये लेटर मुझे मिलेगा। इस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि पहली बार जब तुम उस लड़के से मिलकर घर आई थी, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम कुछ गलत करके आई हो, और मैंने उस लड़के के बारे में छानबीन करना शुरू कर दी थी। लेकिन जब तक मैं उस लड़के के बारे में जानती, तुम तब तक माँ बनने वाली थी। मैंने कोशिश करके उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाया था ताकि तुम इस शहर से जा सको, और वहाँ हॉस्टल में एक लड़की सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए थी, जो तुम्हारी वहाँ हर तरह की मदद करती थी। उसको मैंने ही वहाँ भेजा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये राज तुम मेरे सामने खोलो और तुम्हें पता हो कि मेरी माँ को सब कुछ पता है, और सारी जिंदगी तुम एक शर्मिंदगी में गुजारो या कोई गलत कदम उठा लो। तुम जिस उम्र के हिस्से में थी, इतनी बड़ी गलती के बाद इंसान या तो सुधर जाता है या फिर पूरी तरह बिगड़ जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा था कि तुम अब सुधर गई हो। इसलिए जब वो बच्चा तुम कूड़े के ढेर पर फेंक कर आई तो तुम्हारे साथ जाने वाली वो लड़की थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा उठाकर ले आई थी और उसने उसे उस औरत के हवाले कर दिया जिसके बारे में मैंने उसको बताया था। वो हमारे गांव की एक दूर पार की रिश्तेदार है। ये बच्चा गांव में ही रहा। मैं हर महीने का खर्चा भेजती रही, कभी कभार उससे मिलने भी चली जाती थी। उसका नाम मैंने ही रखा है और ये बच्चा अब भी यूनिवर्सिटी में इसी शहर के अंदर पढ़ रहा है। वो औरत जिसने उसको पाला है वो मर चुकी है। इस बच्चे को मैंने अपने बारे में ये बताया है कि मैं उसकी माँ हूँ, और तुम्हारे बारे में ये कि तुम उसकी बड़ी बहन हो, क्योंकि मैं तुम्हारा राज तुम्हारे बेटे के सामने कभी नहीं खोलना चाहती थी कि वो तुमसे नफरत ना करे। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि बात को समझ सके, इसलिए मैंने उससे ये कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए अलग रखा हुआ है कि तुम्हारे बाप के खानदान को अगर पता चल गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि लड़की से तो उनको कोई खतरा नहीं है कि कभी जायदाद में हिस्सा मांगेगी, लेकिन लड़के से यकीनन खतरा होगा। वो ये बात समझ गया था और ये झूठ भी नहीं है। मुझे तो ऊपर वाले ने बेटा नहीं दिया, इसलिए वो लोग मेरे खिलाफ कोई कदम कभी उठा ही नहीं सके। लेकिन तुम्हें इसी झूठ को लेकर सारी जिंदगी चलना है, और हो सके तो उसे अपने पास ले जाना, क्योंकि मेरे मरने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। लेकिन कभी भी जज्बात में आकर भी उसे सच मत बताना, क्योंकि मैंने उसके दिमाग में तुम्हारा एक बहुत अच्छा इमेज बना रखा है। उसको टूटने मत देना। मैं तो इस लेटर को पढ़कर हैरान परेशान रह गई थी कि मेरी माँ मेरी इतनी बड़ी गलती को कैसे सुधारती रही, और मैं जो सारी जिंदगी इसी शर्मिंदगी में थी कि मैंने अपनी औलाद को अपने हाथों खत्म कर दिया है, और वो खत्म हो गया। इसी वक्त मैं और मेरा पति उसके हॉस्टल गए और उसको अपना पता बताया। वो बहुत खुशी से मिला। मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का,
लेकिन माँ मना करती थी। मैंने उस वक्त उसको हॉस्टल से रिजाइन करवाया और अपने साथ घर ले आई थी। मैं माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी और वो इस बात पर खुश था कि वो अपनी बहन के साथ रह रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिसके साथ रह रहा है वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ है। लेकिन सबकी माएँ सलामत रहे, क्योंकि वो हमेशा बेटी और बेटों की राजदार होती हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिले। पिछले 1 घंटे से मैं बाजार में घूम रहा था। मुझे बाजार से कुछ भी नहीं लेना था, बस घर में बैठा बोर हो रहा था। सोचा था कि बाजार का चक्कर लगा आता हूँ, जरा दिल बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। बाजार में मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ थी। वहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत थी। मैं एक औरत की तरफ देख ही रहा था कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उस औरत ने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो मुझे मुक्के मारती जा रही थी और शोर मचाकर उसने सबको इकट्ठा कर लिया था। अब जो मेरे साथ हो रहा था वो सब मेरी समझ से बाहर था। हालांकि मैंने तो उस औरत को छेड़ा भी नहीं था। बहुत से लोग उस औरत की तरफ हो गए थे। औरत चीख चीख कर सबको कह रही थी कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है और मेरे कान में बहुत गंदी बात की है। उसके बाद तो किसी ने मेरी एक न सुनी और सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगता था आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाऊंगा, इससे पहले कि वो लोग मुझे मार मार कर मेरी जान निकाल देते। एक बूढ़े बुजुर्ग ने आगे बढ़कर सबको पीछे हटा दिया था। वो बुजुर्ग बहुत ही रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था। वो कहने लगा, मैं इस इलाके का SHO हूँ और ये औरत झूठ बोल रही है। ये औरत आदतन मुजरिम है। ये बाजार में ऐसे ही राह चलते किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती है और फिर बाद में सुलह के लिए पैसे लेती है। बुजुर्ग की ये बात कहनी थी कि वो औरत जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था वो अचानक से गायब हो गई। सब लोग उसे देख रहे थे मगर वो ऐसी गायब हुई कि दोबारा नजर न आई। उस बुजुर्ग ने मुझे जमीन से उठाकर स्टूल पर बैठाया और फिर मुझे एक पानी की बोतल ला कर दी। शुक्र है मुझे इतनी चोटें नहीं आई थी। बहुत से लोग मुझसे माफिया मांगने लगे थे कि उनसे गलती हो गई है, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में सब लोग जा चुके थे मगर वो बुजुर्ग आदमी मेरे पास ही खड़ा था। वो अब जिद कर रहे थे कि मैं उनके साथ उनके घर चलूं और एक कप चाय का पीऊं। उस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इनकार ना कर सका और उसके साथ उसके घर चला गया। वो गाड़ी में बैठाकर मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में उस बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे अपना नाम इंस्पेक्टर पवन सिंह बताया था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर बेल दी तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की ने दरवाजा खोला था। दरवाजा खुलते ही मेरी उस लड़की से आंखें चार हो गई। मैं भी उसे देखे बिना नहीं रह पाया। वो थी इतनी खूबसूरत कि जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता। मैंने एकदम अपनी नजरें झुका ली थी। नहीं चाहता था कि बूढ़े पर मेरा गलत प्रभाव पड़े, लेकिन वो लड़की मुझे फिर भी गहरी नजर से देख रही थी। मैं उसकी नजरों के साए तले घर के अंदर दाखिल हो गया। उस बूढ़े आदमी ने लड़की को ये कहकर भेज दिया था, जबकि मेरे दिल में वो पूरी तरह घर कर चुकी थी। उस बूढ़े ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ इस मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, चाय पानी का इंतजाम करो। मैं खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा कि अब तू इस आदमी के घर आकर इसकी बेटी पर नजरें जमा रहा है, क्या सोचेगा ये इंसान। लेकिन फिर अजीब बात हुई। उस बूढ़े आदमी ने मुझे हद से ज्यादा अपनाइयत दिखाना शुरू कर दी। कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर के सदस्य की तरह ही समझो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। बूढ़ा एक रहस्यमय मुस्कुराहट लिए मुझे ये सारी बातें बता रहा था। 10 मिनट के बाद उसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नजरें एकदम उसकी तरफ उठ गई। बूढ़े ने भी जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, वो भी मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। मुझे लगा बूढ़ा मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। और फिर अगली बात जो उसने की वो हैरत अंगेज थी। वो बोला कि बेटे, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। लड़का शरीफ होना चाहिए। मुझे काफी समय से अपने लिए एक शरीफ और समझदार दामाद की तलाश थी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ा। जी, मैं आपकी बात नहीं समझा, मैंने परेशानी से पूछा था। तो वो कहने लगा कि बेटा, इतने समझदार तो तुम भी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत तो तुम इसको देख ही चुके हो। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरती तो तुम इसकी देख ही चुके हो।
अगर तुम इससे शादी कर लोगे और मेरे इस घर में मेरे साथ रहोगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। दरअसल मैं जवानी में खुद तो बहुत ताकतवर रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था, मुझे किसी का डर नहीं था, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ताकत को जंग लगने लगा है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे बेटे बन सकते हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं बूढ़े आदमी की बात समझ गया था, वो मुझे घर दामाद बनाने का कह रहा था। मैंने कहा, आप मेरे लिए सम्मान के लायक हैं, और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए यकीन करने के काबिल नहीं था। आजकल कोई भी हक और सच का साथ नहीं देता, कोई देना भी चाहे तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सच के साथ खड़ा हो सके। पर आपने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीनन एक बहुत बहादुर व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। मुझे इस बात पर भी कोई ऐतराज नहीं कि मैं आपका दामाद बनूं, पर मेरे माँ बाप भिलाई में रहते हैं, आप यहाँ रायपुर में हैं। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर सकता हूँ, पर भविष्य में आपके पास रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरे माँ बाप का मैं भी एक इकलौता ही सहारा हूँ। मेरे 2 भाई और भी हैं, पर वो छोटे हैं, अभी वो माँ बाप की देखभाल करने के काबिल नहीं हुए। मेरी बात सुनकर बूढ़ा एक जोरदार कहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा, ये भी कोई समस्या वाली बात है, पर मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पसंद आई है। तुमने हेरा फेरी से काम नहीं लिया, बहुत अच्छे, बहुत खूब, तुम ही मेरे दामाद बनोगे। मैं ऐसे ही किसी लड़के की तलाश में था। मेरी बेटी बहुत अनजान और मासूम सी है। जानते हो कि आजकल मासूम लड़कियों का जमाना नहीं है। तुम तो देख ही चुके हो कि बाजार में मौजूद औरत ने कितना बड़ा जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। बस ऐसी ही औरतें आजकल मर्दों के दिलों में घर कर रही हैं। मेरी मासूम बच्ची से कौन शादी करेगा? अगर उसने शादी कर भी ली और आगे से इसे कोई चालाक लड़का मिल गया तो ये बेचारी 2 दिन भी वहां गुजारा नहीं कर सकेगी। ये बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं सोचने लगा कि ये घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। लड़की भी खूबसूरत है, इसका बाप भी इंस्पेक्टर है। ऐसे लोगों के तो कई लोगों के साथ संबंध होते हैं। फिर भला वो एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसे अपनी बेटी क्यों देना चाहता है? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। पर जैसा वो कह रहा था कि उसकी बेटी मासूम है, मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा ही है तो हो सकता है वो आदमी अभी तक किसी पर भरोसा ना कर पाया हो। कहते हैं कि कुछ लोगों की नजर हीरे को पहचानने वाली होती है। हो सकता है उसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। ये बातें मैं अपने दिल में ही कर रहा था। फिर मैं ये भी जानता था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी जो ये आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। बूढ़ा आदमी से गपशप करने के बाद मैं उसके घर से चला आया। अपने घर आकर मैंने अपने माँ बाप को बड़े बड़े किस्से घड़कर सुनाए और कहा कि वो आदमी वहां बहुत ही इज्जतदार माना जाता है। उसकी बहुत बड़ी कोठी है और रायपुर के नामी गिरामी खानदानों में उसका नाम शामिल होता है। मेरी ईमानदारी पसंद आने की वजह से वो मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते हैं। मेरे माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तेदार हमें वैसे भी भाव नहीं देते, वो तो हमारी गुर्बत की वजह से हमसे नफरत करते हैं। तुम वहाँ एक छोटी सी जॉब करते हो। अगर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें अपना घर दामाद भी बनाना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं। तुम हमें महीने के पैसे भेजते रहना, हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे बाबा की पैसे देखकर आंखें ही चमक गई थी। उन्हें लग रहा था कि एक अच्छे खानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए एसपी साहब के संबंध भी बहुत काम आएंगे। माँ बाबा की सोच मैं समझ चुका था, पर मैं ये नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है वो कितनी ही अजीब मक्कार औरत होगी। मैं इस बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं था कि वो कैसे घिनौने चेहरे की मालिक होगी। देखने में तो वो बहुत खूबसूरत और मासूम नजर आती थी। उसकी अदाएं ऐसी थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर फिदा हो जाए। बूढ़े ने जो कुछ कहा था वो लड़की तो उसके उलट लग रही थी, पर चूंकि वो खुद एक ईमानदार इंसान लगता था तो मैंने उस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर एसपी साहब पवन सिंह की बेटी सीनू मेरी जीवन साथी बन चुकी थी। पर शादी से पहले सारी बातें अजीबोगरीब थी। एसपी साहब ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं उसके बारे में आसपास के लोगों से तहकीकात करूं। उनका कहना था कि तुम्हें दामाद बनाने का मकसद ही यही है कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो, और भला बेटा बाप के बारे में तहकीकात निकालता अच्छा लगेगा क्या? मैं उनकी बातों से इस कदर प्रभावित हुआ कि जो भी करने का इरादा करता उनके कहने पर इरादा बदल देता। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उस वक्त मैं बहुत ही छोटी और मामूली सी जॉब कर रहा था। खाने पीने के पैसे भी कम हो जाते थे। एसपी साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह लगवाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा,
खैर मेरी शादी सीनू से हो गई थी। मैं खुद को उस वक्त दुनिया का सबसे धनी इंसान महसूस कर रहा था। सीनू बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी में उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने बहुत से ख्वाब देख लिए थे कि शादी के बाद एसपी साहब के घर रहकर ऐश करूंगा, मगर शादी के बाद एसपी साहब की बात बदल चुकी थी। विदाई के वक्त वो कहने लगे कि बेटे, पहले मैंने तुम्हें घर दामाद ही का कहा था, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सीनू को अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने माँ बाप को शादी से लगभग 1 दिन पहले इस बात से आगाह किया था कि सीनू हमारे साथ भिलाई में रहेगी। मेरे एसपी साहब से भी अच्छे संबंध थे जिन्हें मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था, तो सीनू को विदा करके अपने घर ले आया। सीनू रायपुर को बहुत याद कर रही थी। रास्ते भर वो रोती रही, कहने लगी मुझे अपना शहर बहुत प्यारा था। बाबा ने न जाने मुझे आपके साथ भिलाई क्यों भेज दिया। उसका रोना धोना देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा था। शायद एसपी साहब अपनी औलाद को मजबूत देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। बहरहाल मुझे कुछ मालूम नहीं था। एसपी साहब के घर से आने के बाद सीनू बहुत परेशान थी। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। मैं तो उससे कोई तकाजा भी इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसने रो रो कर खुद की हालत खराब कर ली थी। मैं चाहता था कि वो नए माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाए, उसके बाद हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैंने देखा सीनू कमरे में नहीं थी। मैंने सीनू को हर जगह ढूंढा मगर वो ना मिली। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा सीनू उधर ही खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल भी था जो वो अपने घर से लाई थी। मैंने कहा तुम किधर गई थी? बोली कि मैं बाथरूम में थी। दरअसल मुझे नहाते हुए बहुत देर लग गई थी। मैं हैरान हुआ था कि इसने नहाने में इतनी देर क्यों लगा दी। फिर वो अपना मोबाइल भी अपने साथ ले गई थी। सीनू तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने उसे मजाक के अंदाज में कहा था। आपका क्या मतलब है कि मेरा दिमाग खराब है? सीनू ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। तो मैं डर गया। शायद उसका मजाक का मूड नहीं था। अमीर बाप की बेटी को ब्याहकर घर में लाना भी मुझ जैसे गरीबों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं चुप हो गया था, जैसे कोई बच्चा किसी बच्चे की डांट पर सहम जाता है। कमरे से बाहर आया तो माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे थे और वो कुछ परेशान भी लग रहे थे। मैंने कहा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी नौकरी की फिक्र है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे मुझे कुछ कहना चाहते हो, मगर फिर खामोश हो गए। इतने में सीनू बाहर आ गई। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। शाम तक वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ख्याल था कि आज सीनू से अपने दिल की बातें करूंगा। उसे बताऊंगा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे कैसा महसूस हुआ था, पर ऐसा कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा था। सीनू मुझसे दूर दूर जा रही थी। मैं जितनी कोशिश करता उसे अपने पास बुलाऊं, वो मुझसे उतना ही दूर हो जाती। फिर मैंने सीनू से बात करने का फैसला कर ही लिया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाने लगा कि उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कहा सीनू क्या हुआ है? कहने लगी बाबा की बहुत याद आ रही है। और बस फिर क्या था, सीनू ने वो रात भी रोते हुए गुजार दी थी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब लगा। क्या सीनू मुझसे शादी करके खुश नहीं थी? मैं बार बार यही सोच रहा था। उधर मुझे एसपी साहब के फोन पर फोन आ रहे थे। बेटा मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वो बहुत नाजुक दिल की मालिक है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो वो मुरझा जाएगी। तुम्हें तो पता है मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। वो बातों बातों में ये जता रहे थे कि अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम पर से अपनी अच्छाइयों और मोहब्बत का हाथ उठा लूंगा। मैं खामोश हो गया था। सिवाय खुद को कमतर समझने के और कोई चारा नहीं था। एसपी साहब को अंदर की बात भी नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी तो मुझे पति का दर्जा देने को तैयार ही नहीं है। मैं उसके आगे पीछे दीवानों की तरह फिर रहा हूं। मैंने उससे और कोई बात नहीं की। वो रात भी इसी तरह गुजर गई। मैंने सोचा चलो आज रात में अपनी पत्नी से जरूर कोई ना कोई बात करूंगा, उसे अपने करीब लाने की कोशिश करूंगा। पर उस दिन एक अजीब बात हुई। मुझे एसपी साहब का फोन आ गया। कहने लगे बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम रायपुर आ सको तो अच्छा होगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन सीनू मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। वो बोले कि तुम बेशक सीनू को वहीं छोड़कर आ जाओ। मैंने सीनू से पूछा कि तुम रायपुर क्यों नहीं जाना चाहती? वो कहने लगी कि दरअसल रायपुर जाकर मेरा दिल फिर बाबा के साथ लग जाएगा, वापस आने का दिल नहीं करेगा। मैं हैरान था, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि सीनू का मूड एकदम बदल गया। अब वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उसे देखकर लगता था जैसे उससे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं।
वो बार बार मुझसे हंस हंसकर बातें करती, लेकिन अभी भी उसने वो दूरी जारी रखी हुई थी जिसकी वजह से मेरा और उसका कोई प्रेम का रिश्ता नहीं बन पाया था। मैंने कहा, सीनू तुम मेरे साथ चलो। सीनू बोली कि आप चले जाएं, बाबा मुझसे ज्यादा आप पर भरोसा करते हैं। मैं हैरान था कि कल तक तो सीनू अपने बाबा की याद में बुरी तरह रो रही थी और आज वो मुझे कह रही है कि मैं उसके बाप से मिलकर आ जाऊं। मैं खामोश हो गया। फिर मेरा दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। उधर मेरे माँ बाबा का रवैया भी मुझे शक में डाल रहा था। खैर, मैं एसपी साहब से बात करने उनसे मिलने के लिए रायपुर तक आ गया था। मैं एसपी साहब के घर गया तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि आप मुझे हकीकत बता दें। आज मेरी भी नजरें उठी हुई थी। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। एसपी साहब नजरें झुकाए अपने कमरे में बैठे परेशान दिखाई दे रहे थे। वो कहने लगे, बेटा क्या बताऊं, कभी कभी औलाद अपने माँ बाप का सर झुकाकर रख देती है और वो चाहकर भी अपनी औलाद के लिए खुशियां नहीं लिख सकते। मैं चुप करके रह गया था। सीनू ने ऐसी क्या हरकत की कि एसपी साहब का सर झुक गया था। तब उन्होंने जो बात मेरे सामने रखी उसे सुनकर तो मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। हे ईश्वर, ये मैंने क्या किया। खैर, उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। बेटा, मेरी पत्नी की आज से लगभग 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वो मेरे बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को ही छोड़ गई थी, पर मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी पत्नी एक ऐसे खानदान से थी जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं थी। उनका ये कहना था कि ये बाजारू औरत है, पर मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया था और उसे ऐसे ही बाजार से उठाकर इज्जत की जिंदगी दी थी। मैंने अपनी पत्नी के लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया था और वो भी मुझसे खुश थी। पर उसके मरने के बाद मुझे कुछ अजीब बातें पता चली। उनमें से एक बात ये थी कि मेरी पत्नी के संबंध अभी तक भी उस बाजार से थे और ये भी कि वो अपनी बेटी को भी उस बाजार की हवा लगा चुकी थी। मैं इस बात पर बहुत परेशान हुआ था। मेरी पत्नी से मैं नाराज हुआ था, मगर वो मेरे दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका था और फिर उसके चले जाने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया था। मैं माँ बनकर इसे पालता या बाप बनकर। मैं उसे मोहब्बत भी देता था और सख्ती भी करता था। उसके बावजूद भी मोहल्ले से मेरी बेटी की शिकायतें आने लगी। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, पर जैसे ही मैं रिश्ता तय करने की कोशिश करता, मोहल्ले का एक लफंगा लड़का आकर मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता। वो लड़का मेरी बेटी से मोहब्बत का दावा करता था, पर यकीन करो वो लड़का एक नंबर का लफंगा था और मैं उसके बारे में अच्छे से जानता था। बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकता था जो सिर्फ उसके पैसे और शान और शौकत के पीछे उससे शादी करना चाह रहा था। फिर वो लड़का भी मेरे लिए गले की हड्डी बन गया। बेटा, सच बताऊं तो मैं किसी थाने में एसपी नहीं हूं। दरअसल मेरे स्वर्गवासी पिताजी एसपी के ओहदे पर थे। उसके बाद यहाँ के लोग मुझे वही इज्जत देते रहे। मैं कोई सरकारी नौकरी पर नहीं हूँ। मैंने कारोबार करके पैसा कमाया है। अब बुढ़ापे में मसले बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक तो मेरा बेटा नहीं है और जो बेटी है वो भी किसी की झूठी बातों में आकर उसके साथ भागने का फैसला कर चुकी थी। जब मैंने उसे रोककर तुम्हारे साथ बहा दिया, तुम मुझे ईमानदार लगे थे। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपाया और हकीकत को छुपाया था। लेकिन एक बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को परेशान मत करना। उसके साथ हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मेरा मान नहीं रखा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग खोलने लगा था, पर उसकी सज्जनता की वजह से मैं खामोश हो गया और अब जो संबंध मेरा बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। मैं वहां से वापस चला आया। घर आकर जो मैंने मंजर देखा मेरे दिल को दहलाने के लिए काफी था। मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने उसका आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। माँ बाबा कहने लगे, ये लड़की तो चरित्रहीन लगती है। मैं समझ गया था कि इसे किस चीज की आदत है। मैं जानता था कि इसे ठीक करना भी मुश्किल है, पर मैंने हिम्मत की और उस बूढ़े बुजुर्ग का मान रखा। मैंने उसे उसके बाप की बताई हुई सारी कहानी सुनाई। सीनू का सर भी पछतावे और शर्म से झुक चुका था। उस दिन के बाद उसने ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं की। अब शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर मेरी इज्जत करने लगी थी। इसलिए मैं कहता हूँ और यकीन भी रखता हूँ, औरत को यकीनन प्यार और नरमी से समझाया जा सकता है। सख्ती से औरत हमेशा बिगड़ जाती है। उस बूढ़े बुजुर्ग ने मेरी भीड़ से जान बचाई थी। मैंने भी उनकी इज्जत रखी और सीनू को सीधे रास्ते पर ले आया। इस सब में मुझे 3 महीने का समय लग गया था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में?
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।